अवसर है कि हमारे पूज्य गुरुदेव का अगर होते तो आज 99 वर्ष के बाद 100वें वर्ष में प्रवेश करते। एक ऐसे पुण्य श्लोक के स्मरण के लिए बनाई गई संस्था में आना और वहाँ विद्वानों के बीच में होना, उनकी बातें सुनना, साहित्य पर विमर्श करना, ये भी एक सौभाग्य की बात है जो बिरले लोगों को प्राप्त होती है। बहुत कई दिन से मैं उपन्यास की चर्चा में आप थे। आज बैठे बैठे मेरे मन में आया कि बंगाल के पंडितों ने नॉवेल को उपन्यास क्यों कहा होगा, क्योंकि हमारे शास्त्रों में अनुमान को भी ज्ञान का आधार माना गया है और उसके लिए प्रसिद्ध पंक्ति है कि जत्र जत्र धुआं तत्र तत्र बहनी, जहाँ जहाँ आग है, धुआं है, वहाँ आग होगी। तो मैं सोचने लगा कि हमारे तंत्र शास्त्र में न्यास करने की प्रथा है, यानी जिस देवता को हम आवाहित करते हैं उसके मंत्र के बीजाक्षरों को अपने अंगों में न्यस्त कर दें। तो मेरा ख्याल है कि उपन्यास चूंकि व्यापक बड़े जीवन का हिस्सा को देखता है उपन्यासकार, तो सबसे पहले तो वह उस जीवन को, जैसे आदिवासी जीवन है, वंचित जीवन है, पर्वतीय जीवन है, कोई पंडितों का समाज है या किसी तरह का समाज में कोई व्यक्ति मध्य वर्ग है। अब मध्य वर्ग पढ़ा लिखा था तो वो साथ उपन्यास आ गया, वो भी जब पढ़ लिख लेंगे आगे बढ़ जाएंगे तो उनका भी एक जीवन हो जाएगा। ऐसा नहीं मध्य वर्ग कोई ठेका लिए है, ये उपन्यास लिखेगा, सब लोग लिखेंगे। मैंने तो ऐसे ऐसे लोगों की भी कविताएं पढ़ी हैं जो बहुत ही गरीब, बहुत ही दीनहीन थे। तो ये जो जितना अच्छा न्यास कर लेता है लेखक, उतना ही गहरा उपन्यास उसका हो जाता है। और जहाँ तक शिल्प की बात है, अभी हमारे पिछले सत्र में बोल रहे थे दिलीप सिंह जी, तो मैं सोच रहा था कि कैसे शिल्प निर्धारित होता है। आखिर लेखक ही शिल्प भी निर्धारित करता है। कविता में जब मुक्तबोध आए तो एक नया शिल्प आ गया, अज्ञे आए तो एक नया शिल्प आ गया, पंत आए तो एक नया शिल्प आ गया। कोई परिभाषाकार, कोई विचारक शिल्प का निर्धारण नहीं कर सकता है। शिल्प और संगठन प्रतिभाशाली लोगों के लेखन और उनकी रचनाओं से बनता चला जाता है। एक बात एक करनी थी आज के संदर्भ में, जो वक्तागण आए उनमें सुमन जैन, इन्होंने उत्तर आधुनिकता, ग्लोबल गांव के देवदारण जी और नारी विमर्श आज तो विचार किया, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। माधवेंद्र पांडे जी ने पूर्वोत्तर के लोगों के बारे में चर्चा की। पूर्वोत्तर में हम तो गए नहीं हैं, वो तो वही हैं। अब ये कहना कि यहाँ के जो पढ़े लिखे लोग वहाँ जाते हैं तो वहाँ की बात को पूरा समझें, वहाँ जिए, वो लोग जो जीते होंगे वहाँ, वो लोग जितना अच्छा कहेंगे वहाँ के बारे में, यहाँ के लोग दूर से जाते हैं तो कैसे कर सकते हैं। और अभी अगर वहाँ इस तरह का विकास नहीं हो पाया है और न हो तो अच्छा है, तो वो कैसे कर सकते हैं। उनकी पीड़ा ये है कि हम लोग उनको द्वैम दर्जे का लोग मानते हैं। तो ये तो प्रभु वर्ग का बराबर, क्या हमारे समाज में द्वैम दर्जे का लोग नहीं मानते हैं? हमारे आप में बैठे हुए लोग कितने गरीबों के घर आते जाते हैं, किस धोबी के घर जाते हैं, किस छोटी जात के उस हर के यहाँ जाते हैं। बहुत सारा हमारे ही बनारस में, हमारे गोरखपुर में एक वर्ग दूसरे वर्ग के साथ जा नहीं रहा है। और ख़ास तौर से जिसके पास पैसा है
वो इसलिए नहीं जाता कहीं दूसरा पैसा न मांगे गरीब आदमी, कहीं कोई सहायता न मांगे। बहुत सारी विडंबनाएं हैं समाज में, तो उस पर उन्होंने हम लोगों का ध्यान दिलाया। और रंजन पांडे जी ने बहुत अच्छी बात कही कि किसानों की दशा तो प्रेमचंद से ये उपन्यास शुरू हुआ। उन्होंने एक बात कही कि पहले तो संघर्ष करते थे, अब संघर्ष करने की स्थिति नहीं है, वो मर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं लाखों की संख्या में। इन्हें उनके जीवन से आशा, सपने भी खत्म हो गए। साहित्यकार हमारे समाज में सपने पैदा करता है और मनुष्य इसलिए महान है क्योंकि वह सपने देख सकता है। तो ये सपना जो भी जब खत्म होने लगे, ऐसी दुर्दशा इस बाजारीकरण में आई है इस विकास के नाम पर कि बहुत से लोगों का सपना ही खत्म हो गया। मैं तो देखता हूँ अपने गाँव जाते हुए तो जितने कस्बे हो खत्म हो गए, लाखों वृक्ष काट दिए गए। कई कई गाँव में चौड़ी सड़क बना करके वहाँ नाला जमीन की खेती सब नष्ट हो गई। तो प्रभु वर्ग बराबर जिसके पास ताकत है वो दूसरे का शोषण करता रहता है। हाथी इतना बड़ा जानवर है, आदमी बात बुद्धि है, अंकुश में खड़ा हो जाता है। हम आप बकरा खा जाते हैं, मुर्गा खा जाते हैं, मुर्गे का क्या दोष है उसको खाया जाए। तो ये तो एक विचित्र ढंग की स्थिति है। और इतना कार का बड़ा काम यही है कि जो जो लोग छूट जा रहे हैं, जिनके साथ भी अन्याय हो रहा है, यथासंभव उसके पक्ष में खड़ा हो। तो प्रतिरोध साहित्य से पैदा भी हुआ है, अन्याय का प्रतिकार करने से के माध्यम से ही साहित्य पैदा हुआ है। श्री प्रकाश मिश्र जिन्हें आदिवासियों के बारे में चर्चा की, वो तो उसी के पंडित को उन्होंने उपन्यास भी लिखा है और बहुत सी महत्वपूर्ण बातें कही हैं, उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। और राम सुधार सिंह ने तो मेरा काम ही कर दिया। अध्यक्ष का जो काम है सबको समेटना, क्या क्या किसने कहा, राम सुधार जी बेचारे आधा से ज़्यादा काम उन्होंने कर दिया। मित्रों, उपन्यास हो या कविता या कोई लेखन हो, वह सबसे अंतिम जीव के पक्ष में होता है और केवल रचनाकार को ही दिखाई पड़ता है बराबर कि कहाँ कहाँ अन्याय हो रहा है। स्त्री के साथ अन्याय हो रहा है, वंचित के साथ अन्याय हो रहा है, आदिवासी के साथ अन्याय हो रहा है, किसानों के साथ अन्याय हो रहा है। हम अपनी सभ्यता की दौड़ में इतनी तेजी से दौड़ रहे हैं कि इस दौड़ में कितने लोग मारे जा रहे हैं। महाभारत हुआ तो सिपाही मारे गए। आगे की कविता है, जयी होंगे राम, पराजित होंगे रावण, पर जो पुल बनाएंगे वो इतिहास में बंदर कहे जाएंगे। ये जो पुल बना रहे हैं, इस घर में जहाँ हम लोग बैठे हैं, इसके बनाने वाले मिस्त्री मारे गए, उनको कुछ नहीं मिला। ईंटा बनाने वाला उसी स्थिति में है, नाली में खोद खोद करके आपकी टट्टी साफ करने वाला, नाला साफ करने वाला उसी स्थिति में है। ये दुनिया का विचित्र है। इस वैचित्र को थोड़ी गहरी दृष्टि से रचनाकार देखता है, चाहे उपन्यासकार हो, चाहे कवि हो, चाहे लेखक हो, और उस पर आलोचक लोग ध्यान दें। थोड़ा और जनता के बीच में, केवल कवि ही का काम नहीं है, कवि जो कह रहा है, आज तक कवियों का सपने का दुनिया कभी नहीं बनी, न बन पाएगी, लेकिन हम लोगों का काम है कि हम ये सपने इस समाज को दिखाते रहें, चाहे उपन्यासकार के रूप में, चाहे कवि के रूप में, चाहे लेखक के रूप में। और इस तरह हमारे वक्ता मित्रों ने, पहले के लोगों ने जो कहा सुना, वह इस संगोष्ठी के माध्यम से हम मानते हैं कि उन तीन चरणों में के प्रति एक कृतज्ञता है, जिन्होंने श्रद्धा है और जिनके माध्यम से हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।